हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। और आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो रहेगी एनएचएम से जो एग्ज़ाम होने वाला है पीएचओ का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 16 नंबर का एपिसोड रहने वाला है, जिसमें हम जो सीएचओ से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे डिस्कस करने वाला है। और क्लासेज की काफ़ी सारी सीरीज जो हैं वो पहले से डली हुई हैं, तो आप जो कैंडिडेट्स नए हैं वो कैंडिडेट्स उन सीरीज के एपिसोड्स को ज़रूर देखें। और एपिसोड्स देखने से देखिए बेनिफिट ये होने वाला है कि आपका एक तो रिवाइज हो जाएगा, दूसरी चीज़ अगर आपके कुछ क्वेश्चंस अगर लैप्स हो रहे हैं प्रीवियस जो पेपर्स में आए हुए हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है। और सेकंड ऑफ थॉट बात करें तो 3 मार्च का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके हिसाब से ही जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाले हैं, ठीक है, उनमें जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, वैसे तो इन सीरीजों में भी मैंने इंक्लूड किए हैं क्वेश्चंस को जो पिछले एग्जामों में हुए हैं, जैसे 2018 के सीएचओ में हुआ है, 19 के में हुआ है, 20 में हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ से मैंने पिक करने की कोशिश पूरी करी है, ताकि उन क्वेश्चनों में से भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो रिपीटेड आ जाता है। ठीक है। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जैसी एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऑप्शनल मैंने आपको बता ही रखा है कि फंडा और पीडिया ओप्स एंड कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, खास करके जैसे प्रोग्राम्स वगैरह हो गए इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। कोई नई पॉलिसी ऐड की हो गवर्नमेंट ने, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें ज़्यादा फोकसेबल रहती हैं पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज थोड़ा सा मेरा फेस जो है आपको ब्लर दिखेगा, नेटवर्क एरर आ रहा है, काफ़ी देर से इसको करेक्शन करने की कोशिश कर रहे थे बट ये ठीक नहीं हुआ, इसलिए क्लास आपकी मिस ना हो इस वजह से क्लास इसी तरह से रन करेंगे। डिस्प्ले आपको पूरी अच्छी तरीके से दिखेगी तो कोई इशू उसमें होने वाला नहीं है। ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कनेक्ट हो जाइए और अपने दोस्तों को इस वीडियो क्लासेस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। क्लास आपको पूरी देखनी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर करें। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपका ये रहा। विजिबल है आप सभी को डैशबोर्ड? चलिए, अभी आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है। आइडियल टाइमिंग ऑफ प्री टर्म बर्थ रेंज विल बी पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसने क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया है, रेंज पूछा है आपसे। तो प्री टर्म बर्थ का रेंज आपको पूछा गया है कि रेंज कहाँ तक होने वाला है। ठीक है। तो आपको याद रखना है 20 से 37 वीक, 28 से 37 वीक, 24 से 36 वीक और 22 to 27 वीक। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है पहले उस पर ध्यान दीजिए। प्रीटर्म हम किसको कहते हैं कि 37 वीक से लेस देन अगर पीरियड है और बेबी जो है बर्थ हो जाता है उसको हम प्रीटर्म कहते हैं। ठीक है, समझ गए। और इसके बाद जो है वो टर्म पे हो रहे हैं, के बाद जो है वो टर्म पे हो रहा है। और पोस्ट टर्म किसको कहते हैं कि 42 वीक के बाद में अगर बेबी जो है डिलीवर हो रहा है तो उसको पोस्ट टर्म कहते हैं। ठीक है। अब ये आपसे पूछ क्या रहा है, रेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये आपसे, ये रेंज पूछ रहा है। तो रेंज में आपको याद रखना है कि जो वाइबल पीरियड होता है, वाइबल पीरियड कितना होता है 22 वीक। तो यहाँ से लेके और 37 वीक तक का जो पीरियड होता है ये पूरा पीरियड आपका किस में आता है, प्री टर्म रेंज में आता है। किस में आता है, प्री टर्म रेंज में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वाइबल पीरियड से लेके, ठीक है, वाइबल जो पीरियड है, वाइबल पीरियड से लेके और टर्म, इससे पहले का जो पीरियड है, ठीक है, इससे पहले का जो पीरियड है वो सारा आपका प्री टर्म रेंज कहलाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, 22 से लेके 37 वीक जो है वो आपका प्री टर्म रेंज पीरियड कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 टाइम सीएचओ में पूछा जा चुका है। ठीक है। और कंफ्यूजन करता है ये, इसलिए क्वेश्चन पे आपको मैंने रिमार्क रखा है कि इस क्वेश्चन को आप फोकसेबली रखना है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिनोट से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले सीरीज जो मैंने पढ़ाई थी उसमें भी आया हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द टर्म
ग्रेविडा डिनोट ए कंडीशन ऑफ, यानी ग्रेविडा का मतलब आपसे पूछा गया है कि ग्रेविडा हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो मैंने 15 सीरीज में जब आपको पैरा का क्वेश्चन आया था तो मैंने आपके पूरे वहाँ पे क्लियर करवा दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वायबल प्रेगनेंसी, कंडीशन ऑफ सीरियस प्रेगनेंसी और टोटल नंबर ऑफ वायबल फीटस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वायबल फीटस जो है, ठीक है, तो ग्रेविडा किसको कहते हैं हम, तो ग्रेविडा कहते हैं कि कोई भी लेडी कितने टाइम प्रेग्नेंट हुई है उसको हम कहते हैं ग्रेविडा, तो हम क्या कहते हैं, ग्रेविडा बराबर। और जो लेडी कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं उसको कहते हैं हम नल्ली ग्रेविडा। और जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है और डिलीवरी कर चुकी है, फर्स्ट टाइम लाइव डिलीवरी या वाइबल पीरियड के बाद की एज को क्रॉस करते हुए उसने बेबी को जन्म दिया है, वो कहलाती है प्राइमी पैरा, जो कि मैंने 15 सीरीज में क्वेश्चंस जब ये आया था तो मैंने पूरा क्लियरेंस आपको बता दिया था। तो ग्रेविडा का मतलब आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम अगर कोई लेडी ग्रेविड मतलब प्रेग्नेंट होती है उसको हम कहते हैं प्राइमी ग्रेविडा। ठीक है, अगर वो 2 से 3 बच्चे जन्म प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसको बोलेंगे अपन मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, ये आपको याद रखना। और एक बार भी अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो उसको बोलेंगे अपन मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए रहेगा। क्या रहेगा, ए रहेगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 किलो child is prescribed 10 mg per kg per day of injection amok TDS। ध्यान से पढ़ना है। What is single doses, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिंगल डोज कितना होने वाला है। ठीक है, अब तो देखिए 120 mg ऑप्शन है, 40 है, 30 है और 20 है। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, डिजायर अपॉन अवेलेबल मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है। अब यहाँ सवाल क्या है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10 mg पर केजी के हिसाब से ड्रग दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आपको पर डे देनी है। कैसे देनी है, टीडीएस। अब टीडीएस में क्या मतलब होता है, हमें देनी होती है 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब आपसे क्वेश्चन कितने पे पूछा है, या फर्स्ट डोज यानी सिंगल डोज आप, ये कितनी हो गई, 3 डोज हो गई। टीडीएस का मतलब 3 डोज हो गई। टोटल वेट बेबी का कितना है, 12 किलो है। ठीक है, और अपने को पर किलो पे 10 mg देनी है, तो 12 किलो पे कितने देंगे अपन, 120 mg देंगे टोटल। टोटल एक दिन में अपन कितनी डोज देने वाले हैं, टोटल डोज अपन कितनी देंगे, 120 mg देंगे। ठीक है, अब इसको अपन टीडीएस करेंगे। अब इसको अपन टीडीएस करेंगे तो आंसर में हमारे पास सिंगल डोज में क्या आ जाएगा, 40 mg। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी रहने वाला। ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं सोल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे फोकस रखना है कि 12 किलोग्राम का बच्चा है और उसको 10 mg पर केजी के हिसाब से टीडीएस में ड्रग चल रही है। तो 12 किलो का हो गया और 10 mg पर केजी चल रही है, तो 12 किलो के बच्चे को कितना होगा टोटल, वो 120 हो जाएगा। अब 120 mg को आपको देना कितने पे है, टीडीएस में देना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था सिंगल डोज का, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे। इसको आप डिवाइड करेंगे, 120 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे, तो राइट आंसर आपका सिंगल डोज कितना आ जाएगा, 40 mg। यानी वन टाइम में आपको अमोक जो इंजेक्शन है वो 40 mg देना है। तो 40 40 40, तो टोटल कितना हो गया, 120 हो गया। इस तरह से आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन जस्ट बिलो स्किन इज कॉल्ड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अभी ध्यान से पढ़िएगा। जस्ट बिलो स्किन आपसे पूछा गया है। ठीक है, स्किन के बिलो में अगर आपको इंजेक्शन या मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है तो आप इसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका ड्रग ऑफ रूट से या रूट ऑफ ड्रग से। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो ये आप सभी को पता है कितने डिग्री पे दिया जाता है, 90 डिग्री पर। ये कहाँ दिया जाता है, इन मसल्स में। कहाँ दिया जाता है, मसल्स में। हमें पूछा है बिलो स्किन देना है। इंट्राडर्मल की बात करें, ठीक है, इंट्राडर्मल की बात करें ये कहाँ देंगे, तो ये हम देते हैं डर्मिस में।
कहाँ देते हैं ये, अपन डर्मिस में देते हैं। और कितने एंगल पे देते हैं, तो 10 to 15 डिग्री एंगल पे देते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इंट्रावीनस, तो ये कहाँ देते हैं, हम वेन्स में देते हैं। कहाँ देते हैं, वेन्स में देते हैं। क्लियर, 25 डिग्री एंगल पे देते हैं। अब आ जाता है आपका सबक्यूटेनियस, आ जाता है आपका सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस हम कहाँ देते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में, जो कि स्किन के जस्ट बिलो होता है। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए एवरेज अगर आपको कैंडिडेट है तो आप 45 डिग्री एंगल यूज करेंगे, और अगर ओबेस क्लाइंट है तो आप 90 डिग्री एंगल यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको डाटा याद रखना है, बाकी कोई इशू इसमें होने वाला है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके राइट्स पे क्वेश्चन आया है, काफ़ी अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए द 5 राइट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन आर। तो एज ए नर्स या एज ए स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर या जो भी जो कोई भी हो, किसी भी पेशेंट्स को लेके आपके पास में ट्रेडिशनली 5 राइट्स होता है, ट्रेडिशनली 5 राइट्स होते हैं। ठीक है, नाउ 5 राइट्स जो हैं वो और ऐड हो गए हैं। ठीक है, 5 राइट्स जो हैं वो और ऐड हो चुके हैं, यानी टोटल राइट्स कितने हो गए, अब टोटल राइट्स कितने हो गए हैं, 10 हो गए। ठीक है, उन पे अपन चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 राइट्स में कौन कौन है, वो आपको बताना है। तो देखिए, राइट पेशेंट, राइट प्लेस, राइट डोज, राइट पर्सन, राइट रिकॉर्ड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट टाइम। ओके, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रजिस्टर, राइट टाइम, राइट प्लेस। ठीक है, राइट पेशेंट, राइट नर्स, राइट टाइम, राइट डोज, राइट मेथड। अब आपको मुझे बताना है कि ट्रेडिशनल जो 5 राइट्स थे पहले से, ट्रेडिशनली जो 5 राइट्स थे वो कौन कौन से हैं, ट्रेडिशनली 5 राइट्स जो हैं। ठीक है, और ये कब अपने को ध्यान में रखना होता है, जब अपन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। तो याद रखना है, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट रूट और राइट टाइम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। अब मैं जो नए ऐड हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कौन कौन से हैं। तो वो आपको याद रखना है, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट आपको याद रखना है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट इवालुएशन, राइट इवालुएशन। ठीक है, मतलब राइट आप डॉक्यूमेंटेड करें, राइट होता है एजुकेशन का, किसका, पेशेंट का। राइट आप इवालुएशन करेंगे, यानी फीडबैक लेंगे आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं। राइट आप असेसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, आपका असेसमेंट जो है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। ठीक है, और राइट टू रिफ्यूज, राइट टू रिफ्यूज। ठीक है, ये किसका अधिकार है, पेशेंट का अधिकार है, राइट टू रिफ्यूज। ठीक है, वो मेडिसिन ले या ना ले, अगर वो रिफ्यूज कर रहा है तो फिर आप प्रेशर नहीं कर सकते। तो ये राइट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं नए। ठीक है, और पहले टोटल कितने थे, 5 थे, अभी टोटल कितने हो गए हैं, 10। तो याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और काफी बार आ चुका है। हाइपोडर्मल इंजेक्शन इज आल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हाइपोडर्मल इंजेक्शन इज आल्सो नोन एज। ठीक है, तो देखिए इंट्रामस्कुलर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन मसल्स। ठीक है, इन मसल्स, जो अभी मैंने आपको बताया, तो ये तो नहीं है। इंट्रा पेरिटोनियल। ठीक है, इंट्रा पेरिटोनियल, इसका मतलब हो गया कि इन पेरिटोनियल कैविटी, इन पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है,
ये भी नहीं है। सबक्यूटेनियस, ठीक है, सबक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है, इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे ही हाइपोडर्मल इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इंट्राथीकल का मतलब क्या होता है, स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल, याद रखना, ठीक, स्पाइनल कैविटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे कंफ्यूजन आपके नहीं होने चाहिए, क्लियर है। क्योंकि ये देखिए, ये तो फिर भी कॉमन से क्वेश्चन है, लेकिन इनमें इन्हीं जो रूट्स हैं, इनमें से ही काफ़ी ऐसे रूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। वो जैसे आगे आने वाला है एक क्वेश्चन, वो आप देखेंगे तो आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आ ही गया है, ये देखिए। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हेन ड्रग ऑफ फ्लूइड, ठीक है, व्हेन ड्रग ऑफ फ्लूइड इंट्रोड्यूस इनटू बोन मैरो, दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इज नॉन एज, ठीक है। देखो, मैं मेरा बेस का जो अभी इस समय जो हमारा आपका एमसीक्यू चल रहा है वो बेसिक चल रहा है, ठीक है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स, ठीक है, या फिर एनएचएम स्टाफ नर्सेस की जो एग्जाम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले बहुत प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं और अभी भी चांसेस हैं कि रिपीटेड हों। और देखिए, बेसिक क्वेश्चंस ही हमेशा गलत होने के चांसेस बेसिक होते हैं, भले ही आपने चाहे कितनी भी स्टडी कर रखी हो। बेसिक क्वेश्चंस में क्या है, सटीक आंसर होते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ आपका आता हुआ भी गलत हो जाता है, ठीक है, ऐसा गलतियां बहुत बार होती है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब आप ड्रग ऑफ फ्लूइड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसमें, बोन मैरो में, तो आप क्या कहेंगे इस टाइप के इंजेक्शंस को। इंट्रामस्कुलर तो ये तो मसल्स में हो गया, ठीक है, इंट्रा स्पाइनल तो ये स्पाइनल कैविटी में हो गया, हाइपोडर्मल जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गया, ठीक है, एससी। आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, इंट्रा ओसियस, याद रखना है इंट्रा ओसियस, इसका मतलब कि बोन मैरो के अंदर आप क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। एक और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, इंट्रा आर्टिकुलर। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत और बता देता हूँ जो पूछे गए हैं। इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, इन जॉइंट्स कैविटी, इन जॉइंट्स कैविटी, याद रखना है। इंट्रा ओशियस का मतलब तो क्या होता है, इन बोन मैरो, और इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, इन जॉइंट्स कैविटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब इसके साथ साथ मैं आपको और बता देता हूँ जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे सबलिंगुअल, सब लिंगुअल, ठीक है, सब लिंगुअल का मतलब क्या होता है, ड्रग्स बिलो द टंग, बिलो द टंग, ठीक है। जैसे बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन, एंटी, ठीक है, यानी टंग के नीचे जो है ड्रग्स को रिप्लेस किया जाए, वो रूट होता है आपका सबलिंगुअल, ठीक है। सेकंड आता है बक्कल, ये इंपॉर्टेंट रूट्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। यहाँ पे क्या है, ड्रग्स आर प्लेस, ड्रग्स प्लेस अगेंस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ चिक, अगेंस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ चिक्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है बक्कल में। यानी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है हमारी चिक्स की, उसके अगेंस्ट में जो है वो ड्रग को प्लेस कर दिया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, बक्कल रूट है, ठीक है। थर्ड आपसे पूछ सकता है इनसफलेशन, ठीक है, इनसफलेशन हम किसको कहते हैं, तो इनसफलेशन हम कहते हैं किसको, इनसफलेशन कहते हैं हम अप्लाई ऑफ ड्रग इन फॉर्म ऑफ पाउडर, एयर या वेपर, ठीक है। अप्लाई ऑफ ड्रग यानी जो ड्रग है उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, पाउडर फॉर्म हो, एयर फॉर्म हो, या फिर आपके वेपर फॉर्म में हो, ठीक है, वेपर फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में। तो वो किस में
अप्लाई करी जाए इनटू बॉडी कैविटी, ठीक है, इनटू द बॉडी कैविटी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इंट्रा सॉरी इनसफलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है इनऑक्शन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, इनऑक्शन। इनऑक्शन हम किसको कहते हैं, इनऑक्शन कहते हैं हम किसको, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन रहा था जब ये आया था, तो काफी कैंडिडेटों से गलती हुई थी। इनऑक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ऑइंटमेंट हो गया, लिनीमेंट हो गया, इमोलेंट हो गए, ठीक है, लिनीमेंट हो गए, इमोलेंट हो गए। ये क्या होता है, हमें स्किन के ऊपर ही हमें बाय द मेथड ऑफ रबिंग और फ्रिक्शन, बाय रबिंग या फिर फ्रिक्शन के हेल्प से हमें क्या करना होता है, हेल्प से हमें टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेशन करता होता है ड्रग को, जो कि फॉर्म किस में होती है, ऑइंट में हो या लिनीमेंट में, इमोलेंट में। तो इस रूट को हम क्या कहते हैं, इनऑक्शन कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर दो वर्ड और आते हैं, एक वर्ड आता है इंस्टिलेशन, एक वर्ड आता है आपका इंस्टिलेशन, ठीक है, एक वर्ड आता है आपका इंस्टिलेशन और एक वर्ड आता है आपका इंसरेशन, ठीक है। दोनों देखिए वर्ड कैसे हैं, एक होता है इंस्टिलेशन और एक होता है इंसरेशन, ठीक है। इंस्टिलेशन का मतलब तो क्या हो गया कि लिक्विड ड्रग को आप प्लेस कर रहे हैं बॉडी कैविटी, इनटू बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी में लिक्विड ड्रग को आप प्लेस कर रहे हैं, वो कहलाता है इंस्टिलेशन। लाइक दैट, जैसे मैं आपको बताऊं, आई ड्रॉप्स हो गए, ईयर ड्रॉप्स हो गए, या फिर इनिमा हो गया, जो कहाँ जाता है, रेक्टल कैविटी, क्लियर। अब बात करें इंसरेशन की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सॉलिड ड्रग अगर आप पुट कर रहे हैं, सॉलिड ड्रग आर पुट इनटू बॉडी कैविटी, इनटू बॉडी कैविटी, दैट्स कॉल्ड इंसरेशन। लाइक दैट, जैसे मैं आपको बताऊं, रेक्टल सपोसिटरी, रेक्टल सपोसिटरी, ठीक है। तो ये रेक्टल सपोसिटरी जो है वो एनाल में या फिर वेजाइना में जो है रखी जाती है। तो ये मेथड्स जो है, ये रूट जो है वो इंसरेशन कहलाता है, और लिक्विड ड्रग अगर आपने बॉडी कैविटी में रखी है तो इसको इंस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। और इनऑक्शन किसको कहते हैं, कि हमने स्किन के ऊपर टॉपिकली जो अप्लाई किया है उसको इनऑक्शन कहते हैं। तो देखिए वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताऊं, और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकते, फिर से हो सकते हैं, क्योंकि जैसा जरूरी नहीं है ना कि आपको आपको पता हो तो सबको पता हो, ठीक है। तो इसलिए बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो ही, किसी भी स्टडी का हमेशा से एक ही रूल रहा है, रहता है कि सबसे पहले हमें बेसिक हमारे क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स हमारे क्लियर हैं तो ही हम जाके आगे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे रेशनल थे रूट वाइज, तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आगे हेल्पफुल रहेंगे और अच्छा होगा कि ये क्वेश्चन आए आपके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, कि बोन मैरो में अगर आप यूज करते हैं ड्रग को तो वो इंट्रा ओसियस कहलाता है। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, द पेशेंट हैज एन ऑर्डर फॉर 2 tablespoons of milk of magnesia, ठीक है। The nurse converting this is to metric system would give to the patient। अब क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, बाकी है बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल सा है। पेशेंट को ऑर्डर किया हुआ है 2 tablespoon मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपको कन्वर्टिंग करना है मैट्रिक सिस्टम में, टोटल कितना आने वाला है, ठीक है। तो देखिए आपने सुना होगा टीएसपी, टीएसपी का मतलब क्या हो गया है, एक टी स्पून, ठीक है, एक टी स्पून, ठीक है, इसमें कितना होता है 5 ml, कितना होता है 5 ml होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक टेबल स्पून पे, ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कितना होता है 15 ml, कितना होता है 15 ml। फिर एक वर्ड आपसे आप पूछा जा सकता है 1 ounce करके, ऑन्स में कितना होता है 30 ml, कितना होता है 30 ml, क्लियर है, ठीक है। फिर 1 ग्लास फुल,
1 ग्लास फुल में कितना होता है, तो 200 ml होता है। और 1 टी कप फुल में कितना, चाय के कप में कितना होता है, तो 150 ml। ठीक है, ये आपको याद रखना कितना होता है, 150 ml। ओके, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 2 टेबल स्पून है, तो 2 टेबल स्पून हमारे पास ये ऑप्शन है 15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 ml। तो राइट आंसर आपका है यहाँ पे, देखिए 2 ml ये तो नहीं, 5 ml ये भी नहीं है, 16 ml ये भी नहीं है, 30 ml आपका दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। ठीक, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन घुमा के कितना बड़ा 2 लाइन का क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या है, गलतियां नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जिसको कंफ्यूज कर सकते हैं। बताइए अब इसका क्या है। वाइल डूइंग CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसस्पिटेशन, वेंटिलेशन कंप्रेशन रेशो इन एन एडल्ट शुड बी, क्या आंसर रहने वाला है, 15:2, 20:2, 2:30, 30:2, आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ आपको दिमाग लगाना है, ऐसे क्वेश्चनों में खासकर आपको दिमाग लगाना है जो कंफ्यूजन आपको कर सकते हैं। ठीक है, जो कंफ्यूज आपको कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आपको किस तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए आप ढंग से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेंटिलेशन, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंप्रेशन। ठीक है, अगर आपसे क्या नहीं, आपसे C=V नहीं पूछा, C/V नहीं पूछा इसने, V/C पूछा। ठीक है, और आज तक आपको पता है एडल्ट हो या चाइल्ड हो, ठीक है, एडल्ट या चाइल्ड में रेस्क्यूअर चाहे भले ही सिंगल हो या डबल हो, कंप्रेशन हमें 30 देने होते हैं, ब्रीथ हमें 2 देने होते हैं। समझिए, कंप्रेशन हमें 30 देने होते हैं और वेंटिलेशन हमें 2 देने होते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है, वेंटिलेशन पे है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन क्या आने वाला है, 2:30। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों पे खासकर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों पे आपको खासकर याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस गलत ना हो। तो 2 क्या है, वेंटिलेशन है, और 30 क्या है, कंप्रेशन। ये आपको याद है। क्लियर, चलिए तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPR पे क्वेश्चन है। कैरोटिड पल्स शुड बी चेक फॉर, ठीक है, कैरोटिड पल्स शुड बी चेक फॉर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कैरोटिड पल्स आपको पता ही है, CPR ड्यूरिंग या फिर बिफोर CPR, हम जब भी कोई अनकॉन्शियस या फिर कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट मिलता है जहाँ पे हमें CPR देनी होती है, तो उसके कैरोटिड पल्स को जो डिटेक्ट करने का है, उसका टाइमिंग आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो 10 to 15 सेकेंड इसका टाइमिंग नहीं होता है। आपको याद रखना है कितना समय होता है कैरोटिड पल्स चेक करने के लिए, तो 5 to 10 सेकेंड होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड चीज, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, एपिकल पल्स पे पूछा जा सकता है। एपिकल पल्स में हमेशा आपको याद रखना है फुल 1 मिनट टाइम लेना चाहिए। कितना समय लेते हैं, फुल 1, कोई काउंटिंग नहीं, कोई मल्टीप्लेक्शन नहीं। ठीक है, फुल 1 मिनट आपको पूरी काउंटिंग करनी है एपिकल पल्स की, जो कि करेक्ट मेजरमेंट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं कैरोटिड। तो कैरोटिड देखिए एडल्ट में भी यूज होती है और चाइल्ड में भी यूज होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चाइल्ड में हम फीमोरल भी यूज रख सकते हैं, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे रहती है, फर्स्ट पे कौन रहेगी, कैरोटिड रहेगी। बात कर लेते हैं इन्फेंट की। तो इन्फेंट में आपका कौन रहेगा, तो ब्रेकियल रहेगा। पल्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ब्रेकियल रहेगा, टाइमिंग 5 to 10 सेकेंड ही रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आपके, ये थोड़ा एडवांस पे आ गया है। ठीक है, AED स्टैंड फोर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, AED स्टैंड्स फॉर आपसे पूछा गया है, तो अरिथमिया एलिमिनेटिंग डिवाइस, ऑथोराइज
इमरजेंसी डेफिब्रिलेटर, एडवांस इमरजेंसी डेफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। ठीक है, तो एईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? डी रहेगा। ठीक है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर जो कि एईडी को स्टैंड करता है। बात कर लेते हैं इसका यूज कहाँ होता है या इंडिकेशंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है इंडिकेशंस की मैं बात करूं। ठीक है, इंडिकेशंस की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है पल्स लेस वीटी, पल्स लेस वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, पल्स लेस वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। ठीक है, एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, ये आपको याद है। दोनों ही कंडीशनों में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की मैं बात करूं, खास करके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की मैं बात करूं तो क्या होगा? डेफिब्रिलेटर होगा। कौन होगा? डेफिब्रिलेटर। ठीक है, अब ये क्या है? ये ऑटोमेटेड है। ये क्या है? ऑटोमेटेड है, यानी मशीन का बटन आपने स्टार्ट किया, 30 सेकेंड वेट कीजिए, मशीन ऑटोमेटेड क्या हो जाएगी? आपको इंडिकेशन देगी कि आपको कब काउंटर शॉक जो है वो देना है। ठीक है, कब काउंटर शॉक आपको देना है। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे होगा क्या, थोड़ा बहुत मैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो क्या है? सबसे पहले आपसे चार्ज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन दोनों ही कंडीशन में टोटल 3 काउंटर शॉक जो है वो दिए जाते हैं। टोटल 3 काउंटर शॉक जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, अब काउंटर शॉक की मैं बात करूं तो फर्स्ट काउंटर शॉक 120 से लेके 200 जूल्स तक। ठीक है, जो कि बाईफेजिक मैनर में होता है, जो कि बाईफेजिक मैनर। ठीक है, यहाँ से आप लीड करते हुए 360 जूल तक जा सकते, जो कि मोनोफेजिक होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? एक काउंटर शॉक हो गया। कितना हो गया? एक काउंटर शॉक हो गया। ये देने के बाद आपको अब करना क्या है? आपको रिज्यूम करना है सीपीआर। रिज्यूम किया आपने सीपीआर। ठीक है, रिज्यूम किया सीपीआर। सीपीआर में क्या मतलब? यानी 5 साइकिल आपने यहाँ पे कंटिन्यूस दिया अबाउट 2 मिनट में। कितने मिनट में देनी होती है? पहले आपने काउंटर शॉक दिए, एक काउंटर शॉक देते ही आपने रिज्यूम कर दी सीपीआर। सीपीआर चली 5 साइकिल रेगुलर 2 मिनट तक। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है? रीअसेस करना है इसको, पल्सलेस वीटी को, पल्सलेस वीटी को या फिर बीएफ को। ठीक है, अगर ये कैंडिडेट फिर से अगर इसमें ये प्रेजेंट है, ठीक है, अगर नो रेस्पॉन्स आ रहा है, नो रेस्पॉन्स आ रहा है पेशेंट की तरफ से, यानी आपका पल्सलेस वीटी और बीएफ जो है वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, देन आपको सेकंड काउंटर शॉक जो है, सेकंड काउंटर शॉक आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। सेकंड काउंटर शॉक जो है वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आपको याद है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है। सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है? क्वेश्चन पे बनता है, जब भी डेफिब्रिलेटर आप दे रहे हैं तो क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है बिफोर डेफिब्रिलेटर प्रोसीजर, ठीक है, बिफोर डेफिब्रिलेटर प्रोसीजर, defibrillator procedure, shut off O2 supply, shut off O2 supply due to fire। ठीक है, ड्यू टू फायर हैजार्ड्स, ये आपको याद है। तो जब भी आप डेफिब्रिलेटर प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले ही आपको ऑक्सीजन सप्लाई को क्या करना है? कट ऑफ करना है। ठीक है, ताकि फायर का प्रॉब्लम ना हो, फायर हो सकती है। सेकंड आपको याद रखना है नो एनीवन टच, नो एनीवन टच पेशेंट्स बेड और पेशेंट सेल। कोई भी क्लाइंट पेशेंट के बेड से टच ना हो और पेशेंट से खुद से टच में ना हो डेफिब्रिलेटर दौरान, क्योंकि करंट उसको लग सकता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस जो हैं वो एज ए नर्स आपको ध्यान रखनी चाहिए जब डेफिब्रिलेटर प्रोसीजर जो है वो होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एईडी से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो एडी स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल
डेफिब्रिलेटर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल फर्स्ट एक्शन इफ कैरोटिड पल्स नॉट पाल्पेट। मान के चलिए आपने देखा कि कोई बंदा अनकॉन्शियस कार्डियक अरेस्ट है, आपने उसकी पल्स जो है वो डिटेक्ट करने की कोशिश करी, पाल्पेट करने की कोशिश करी, कौन सी करी, कैरोटिड। कैरोटिड जो है वो आपको पाल्पेट नहीं की। अब आपका क्या एक्शन होना है, तो कंप्रेशन ऑफ हार्ट, क्लीन द एयरवे, स्टार्ट O2 सप्लाई, या असेस द वाइटल और साइन। ठीक है, तो देखिए पहले जो फॉर्मूला था सीपीआर का वो था एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले जो फॉर्मूला था वो था एयरवे, उसके बाद ब्रीथिंग और फिर था सर्कुलेशन। ठीक है, अभी क्या है, अभी है CABD। ठीक है, सबसे पहले आपको कंप्रेस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है, फिर आपको एयरवे करना है ओपन, फिर आपको ब्रीथ देनी है, फिर आपको ब्रीथ देनी है, और लास्ट में आपको डेफिब्रिलेटर जो है वो यूज करना है अगर कंडीशन लगती है। बात करें कंप्रेशन की, ठीक है, बात करें कंप्रेशन की, ठीक है, बात करें कंप्रेशन की, तो एडल्ट में और चाइल्ड में दोनों में ही 100 से लेके 120 कंप्रेशन पर मिनट में दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, बात करें एयरवे की, तो एयरवे में देखिए दो मेथड यूज की जाती हैं। फर्स्ट मेथड तो यूज करेंगे हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज की जाती है अगर नॉर्मल पेशेंट है तो, ये आपको याद है। ठीक है, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड जो है वो यूज की जाएगी। ठीक है, अब ये कब की जाएगी, याद रखना है आपको, कंप्रेशन 30 कंप्रेशन आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। 30 कंप्रेशन आपके कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप एयरवे को ओपन कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ हेड टिल्ट या फिर चिन लिफ्ट मेथड से। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, अगर अगर कैंडिडेट को हेड, नेक या फिर स्पाइन इंजुरी हो गई है, ठीक है, अगर उसको हेड, नेक या स्पाइन इंजुरी हो चुकी है तो फिर आपको हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड यूज नहीं करनी है, अदरवाइज उसको और ज्यादा ब्रेस्ट कंडीशंस हो सकती है। तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, जो थ्रस्ट मेथड यूज करेंगे, जो थ्रस्ट मैन्युवर जो है वो यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। सेकंड चीज आपको याद रखनी है, इंडेक्स फिंगर और इंडेक्स फिंगर या फिर मिडिल फिंगर, ये क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है। मिडिल फिंगर जो है, ठीक है, ये दोनों ही आपके किस काम आती हैं, वाइप आउट ऑफ सीक्रेशन के काम आती है, वाइप आउट ऑफ सीक्रेशन। ठीक है, सीक्रेशंस को वाइप आउट करने के लिए मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका एयरवे का काम। बात कर लेते हैं ब्रीथिंग की। ठीक है, तो देखिए ब्रीथिंग की मैं बात करूं तो एडल्ट और चाइल्ड में तो आपका ब्रीथिंग जो है वो 10 वेंटिलेशन पर मिनट रहता है। ठीक है, कितना रहता है, 10 वेंटिलेशन पर मिनट रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, समझ गए। अब हाँ, और यहाँ पे देखिए न्यूबॉर्न की मैं बात करूं, ठीक है, न्यूबॉर्न के कंप्रेशन या इन्फेंट के कंप्रेशन की बात करूं तो 90 कंप्रेशन अपन वहाँ पे देता है। ठीक है, ये आपको याद है। और ब्रीथिंग का मैंने आपको बता ही दिया है, 10 वेंटिलेशन पर मिनट के हिसाब से जो ब्रीथ है वो दी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी एवरी 6 सेकंड में आपको एक ब्रीथ देना है, एवरी 6 सेकंड में आपको पर ब्रीथ देना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 मिनट में आप कितनी दे पाएंगे, 10 ब्रीथ जो है वो दे पाएंगे बाय द माउथ टू माउथ, माउथ टू नोज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कैरोटिड पल्स आपकी पाल्पेट नहीं हुई है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंप्रेशन ऑफ हार्ट करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले वाले फॉर्मूले को भी याद रखना है, पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द इक्विपमेंट यूज इन न्यूबॉर्न रिसस्टिटेशन आर, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनबीआर। न्यूबॉर्न जब रिसस्टिटेशन अपन करते हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो रिसस्टिटेशन में यूजफुल होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन है डीलीप ट्रैप, जिसको म्यूकस ट्रैप भी बोलते हैं, जिसको म्यूकस ट्रैप भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। फिर बात करें स्टेथोस्कोप। ठीक है, फिर बात करें बैग एंड मास्क। ठीक है, यानी एम्बू, और ऑल द अबो। ठीक है, तो न्यूबॉर्न रिसस्टिटेशन यानी एनबीआर में आपके सारे ही इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, डी रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं डीलिप ट्रैप की। बात कर लेते हैं डीलिप ट्रैप की। बाकी स्टेथोस्कोप तो मैंने आपको बता ही दिया है, स्कल्टेशन में काम आने वाला है, ये वेंटिलेशन में काम आएगा। बैग एंड मास्क से मैंने आपको बता दिया था, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के लिए जो है वो यूजफुल ये रहने वाला है। ठीक है, जो कि प्रीवियस सीरीज में मैंने आपको समझा दिया था। स्टेथोस्कोप जो है वो स्कल्टेशन में बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं डीलिप ट्रैप की। तो डीलिप ट्रैप क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये होता है म्यूकस ट्रैप। ठीक है, इसमें होगा क्या, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। ठीक है, इसमें क्या है, फ्लूइड या फिर म्यूकोनियम, ठीक है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड सीक्रेशन, जो भी कलेक्शन है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, सीक्रेट आउट कर लेगा, सीक्रेट आउट जो है वो कर लेता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 20 ml का ये कंटेनर होता है। कितने ml का कंटेनर होता है, 20 ml का कंटेनर होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैसा दिखाई देता है ये। देखिए, इसको बोलते हैं म्यूकस ट्रैप। ठीक है, ये इस तरफ जो है ये आपको दिख रही होंगी, ये रीडिंग है। ठीक है, ये रीडिंग है जो 20 ml की होती है। ठीक है, और ये जो है वो ट्यूब होती है जिससे हमें इंसर्टेट करना होता है। और नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स में जो कलेक्शन होता है फ्लूइड का, ठीक है, जो कलेक्शन होता है फ्लूइड का, उसको क्या कर लिया जाता है, सीक्रेट आउट या वाइप आउट कर लिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, डी लीप ट्रैप बोलते हैं, डी लीप ट्रैप। डी अलग है, लीप अलग है, ट्रैप, जिससे इसको म्यूकस ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, म्यूकस ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ साइड का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ गए ना। हाँ, तो इसको डीलिप ट्रैप के नाम से, म्यूकस ट्रैप के नाम से जानते हैं, जो कि एनबीआर, न्यूबॉर्न रिसस्टिटेशन जब अपन करते हैं उस केस में ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। लाइक डेट, जैसे मैं आपको बताऊं एस्फाइक्सिया कंडीशन हो गई, ठीक है, उस कंडीशंस में ये ज्यादातर यूज जो है वो होने वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा कि न्यू बोर्न रिसस्टिटेशन में आपके तीनों ही इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूजफुल होने वाला है। ठीक है, बैग एंड मास्क से मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, एम्बू बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इमरजेंसी से ही क्वेश्चन आया है फिर से। साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज फॉर न्यूबॉर्न, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज फॉर न्यूबॉर्न एज। अब बात कर लेते हैं ईटी पे। ठीक है, इसको बोलते हैं ईटी ट्यूब। ठीक है, ये किस काम आती है, तो मेंटेन पेटेंट एयरवे, मेंटेन पेटेंट एयरवे फॉर शॉर्ट टाइम, ये आपको याद है, फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है, कितने दिन, 10 to 14 डेज तक अगर आपको एयरवे पेटेंट करना है तो आप ईटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात हो गई। सवाल आपसे क्या पूछा गया है
कि ईटी ट्यूब का साइज आपको बताना है न्यूबॉर्न का। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो 2.5 mm से 3.5 mm ये तो नहीं होगा। 2.5 mm से 4 mm बिल्कुल। 2 mm से 4 mm ये भी नहीं होगा। 2.5 से 4.5 ये भी नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है देखिए न्यूबॉर्न का तो आपको पता है 2.5 से लेके 4 mm की जो ईटी ट्यूब होती है ये यूजफुल होती है किसके लिए? न्यूबॉर्न के लिए। बात कर लेता हूँ इन्फेंट की। इन्फेंट की कितनी होती है? तो 4 से लेके 4.5 mm तक, ये आपको याद है। बात कर लेते हैं चाइल्ड की। चाइल्ड की होती है आपकी 5 mm से लेके 7 to 8 mm, सॉरी 8 mm की होती है। ठीक है 8 mm की होती है। ठीक है, और बात कर लेते हैं एडल्ट की। एडल्ट की आपकी 8 mm से लेके 9.5 mm तक की जो है वो यूज होने वाली। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? तो 2.5 से 4 mm जो है वो न्यूबॉर्न की है। इन्फेंट की 4 से 4.5 mm की है। चाइल्ड की 5 mm से 8 mm की है। और एडल्ट की जो है वो 8 mm से 9.5 mm की जो ट्यूब है वो यूज की जाती है ईटी। ठीक है, सेकंड अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या बोल सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका फंस सकता है, वो क्या फंसेगा? ईटी जब भी आप इंसर्ट करते हैं तो एयर इन्फ्यूज की जाती है। ठीक है, एयर इन्फ्यूज की जाती है। ठीक है, तो एयर इन्फ्यूज कितनी अमाउंट में करनी चाहिए वो क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आगे वो प्लेसमेंट उसका जो है तो कितनी की जाती है एयर इन्फ्यूज? तो 5 to 10 ml की, याद रखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कफ के प्रेशर के ऊपर, जिसको मापता कौन है? हैंड हेल्ड एनेरोड मैनोमीटर। ठीक है, तो कफ का प्रेशर कितना होना चाहिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कफ का प्रेशर कितना होता है? तो 20 से लेके 25 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पहली बात। दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है कफ प्रेशर कितने टाइम में चेक करते रहना चाहिए? तो आपको याद रखना है एवरी 8 आवरली। एवरी 8 आवरली जो है वो ईटी का जो कफ प्रेशर है वो मॉनिटर करते रहना चाहिए। प्रेशर मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर बाय हैंड हेल्ड एनेरोइड मैनोमीटर, जो इसकी डिवाइस है ये आपको याद है। ठीक है, हैंड हेल्ड एनेरोइड मैनोमीटर से जो आप इसको क्या करेंगे? मेजर करते रहेंगे। ठीक है, सेकंड चीज आपसे इसलिए क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कंफर्मेटिव टेस्ट क्या होता है ईटी प्लेसमेंट का। ठीक है, कंफर्मेटिव टेस्ट क्या होता है ईटी प्लेसमेंट का? ईटी प्लेसमेंट का या ईटी लोकेशन का या प्लेसमेंट, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना है एनजी ईटी। ठीक है, दोनों में ही क्या रहेगा? एक्सरे रहने वाला है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ईटी हमेशा कैरिना से कितनी अबोव रहती है, बिलो रहती है? तो ये भी आपको याद रखना है। ईटी ट्यूब जो है अबोव कैरिना कितनी रहती है? 1 to 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ईटी ट्यूब हमेशा जो लोकेट होती है तो याद रखना है कैरिना से 1 to 2 सेंटीमीटर जो है वो अबोव लोकेटेड होती है, वो प्लस होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आप अलर्ट रहें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखो हमें ये भाई यही पढ़ के जाना है, यही क्वेश्चन आने वाला है, हमें वो कुछ नहीं पढ़ के जाना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिस तरह से आपका एनएचएम स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए आप अपनी तैयारी बहुत सॉलिड रखें, उतनी ही बेहतर है। इसीलिए रेगुलर आप क्लास वॉच करते रहिए। देखिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं से भी आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि पढ़ेंगे तो आप कुछ सीख पाएंगे, नई नई चीज़ें। और अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस तो आप बिल्कुल मत समझना, क्योंकि अब जिस लाइन में आप हैं, जिस लाइन में मैं हूँ, या जिस लाइन में जितने भी लोग मेडिकल लाइन से हैं, वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। और अगर हुए हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कीड़े भी हैं, ये आप हमेशा याद रखना, क्योंकि जिस लाइन से अपन है उसमें ओवर कॉन्फिडेंस की तो जगह ही नहीं। ठीक है, तो जहाँ से भी आप पढ़ें
मैं हमेशा फ्रीडम जैसा रहता हूँ, जिसको जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन जहाँ से आपको अच्छा पढ़ने को मिले वहाँ आप ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। और अगर यहाँ की क्लासेज आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर रेगुलर विजिट करें और रेगुलर आप वॉच करें। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं राजस्थान सीएचओ की टोटल सीरीज कंप्लीट करूँ जब तक आपके एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। और अगर किसी दिन जैसे मान के लीजिए यस्टरडे क्लास नहीं हो पाई तो उसके रीजंस होने की वजह से मैंने आपको पहले ही बोला है कि कम्युनिटी सेक्शंस आप वॉच करते रहना। जिस दिन क्लास आपकी नहीं होगी उस दिन मैं पहले ऑलरेडी मैसेज वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। जिससे क्या है, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, इजीली आप वेट भी नहीं कर पाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल्स का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन करते नहीं हैं। मैंने कितनी बार आपको कहा है आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे लिंक है। आप वहाँ लिंक से ज्वाइन करके आप डेली एमसीक्यूज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाला है, ठीक है। और अभी करंटली कन्वर्ट किए हैं, पहले एम्स डीएसएसबी आरआरबी या फिर मतलब पीजीआई एसआईसी इस हिसाब से लेवल के क्वेश्चन चल रहे थे। अभी उसको सीएचओ बेसिक जो एनएचएम स्टाफ नर्स के एग्जाम्स होने वाले हैं, डीएसएसबी आरआरबी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन अब फिर से रिपीट हो रहे हैं। वो ज्वाइन आप जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अब नया क्वेश्चन आया है, न्यूनेटल सॉरी न्यूबॉर्न जो रिसस्टिटेशन है, न्यूबॉर्न रिसस्टिटेशन जो है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ड्यूरिंग एनबीआर यानी न्यूबॉर्न रिसस्टिटेशन में चेक अम्बिलिकल पल्सेशन हार्ट रेट ऑफ बेबी फोर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एनबीआर अगर आपको नियोनेट सॉरी न्यूबॉर्न रिसस्टिटेशन आपको अगर करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अम्बिलिकल पल्सेशन जो है वो चेक करने वाला है। जाहिर सी बात, अम्बिलिकल पल्सेशन आप चेक करेंगे तो किस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए 10 सेकेंड, 6 सेकेंड, 3 सेकेंड या 1। तो ड्यूरिंग न्यू बॉर्न रिसस्टिटेशन अम्बिलिकल पल्सेशन हार्ट रेट ऑफ बेबी फोर कितने समय तक आप चेक करेंगे, ये आपको मुझे बताना है। तो आपको याद रखना है, देखिए इसमें राइट आंसर आपका रहने वाला है 6 सेकेंड। याद रखना है आपको, न्यूबॉर्न जब भी डिलीवर हुआ है, ठीक है, तो आपको याद रखना है बेस ऑफ अम्बिलिकल कोड से इसको मेजर किया जाता है, बेस ऑफ अम्बिलिकल कोड, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये एक बेबी है, ठीक है, और ये इसके फीड्स हैं और यहाँ इसकी अम्बिलिकल कोड जो है वो इस तरह से निकली हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 फिंगर से जो है, ठीक है, यहाँ से आपको जो है वो क्या करना है, अम्बिलिकल पल्सेशन बेस ऑफ कोड आपको याद रखना है। बेस ऑफ अम्बिलिकल कोड से जो है आपको अम्बिलिकल पल्सेशन जो है वो फील करना है। कितने समय तक करना है, 6 सेकेंड तक करना है। फिर आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, जितना आपका टोटल आए वो आपको याद रखना है। अगर अगर 30 सेकेंड तक, अगर 30 सेकेंड तक पल्स रेट 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट आ रही है तो आपको नियोबॉर्न रिसस्टिटेशन अप्लाई कर देना है, याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रख देना है, ठीक है। अगर एक चीज और बता रहा हूँ, अगर मान के चलिए अम्बिलिकल आपने पल्सेशन फील किया पालपेट करके, लेकिन आपको पल्स यहाँ पे फील नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कि भाई अम्बिलिकल जो वेन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, अम्बिलिकल जो वेन है वो क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है, ऐसा नहीं कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से आपको पल्सेशन जो है वो फील नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको करना क्या है, स्टेथोस्कोप की मदद से आपको क्या करना है, स्कल्टेट करना है, स्कल्टेट करना है किसको, हार्ट बीट को, ठीक है। हार्ट बीट को आपको स्कल्टेट करना है, वो भी लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट से, ठीक है। ये आपको याद है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया।
तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे ही जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, इसलिए एज ए स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स या फिर आप जो भी CHO, तो हमेशा प्रायोरिटी के क्वेश्चंस जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सादा सादा जहाँ पे होता है ना वहाँ पे तीखा थोड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। और तीखा डलेगा, अगर रास्ता बिल्कुल ही क्लीन हो तो चलने में बड़ा मज़ा है, लेकिन कांटे डलेंगे तो ही तो पता चलेगा कि रास्ता कैसा है, ठीक है। तो एग्जाम का भी पैटर्न थोड़ा कुछ इसी हिसाब से ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिकेशंस फॉर आपसे PPV का पूछा गया है, ठीक है। इंडिकेशंस फॉर PPV, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिकेशंस फॉर PPV, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ये आपसे क्वेश्चन है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशंस के लिए क्या इंडिकेशंस जो है वो जरूरी है, ये आपसे सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी खर्च हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? लो बर्थ वेट, जॉन्डिस, बेबी इज गैस्पिंग और ऑल द अबव। तो क्या आंसर रहेगा, जिसमें आपको PPV का इंडिकेशंस बताना है कि अगर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशंस के लिए इंडिकेशंस आपके लिए क्या रहने वाला है, या क्या आप इसके लिए इंडिकेट जो यूज करने वाले हैं कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यहाँ यूज होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, ये हमेशा आपको याद रखना है, बेबी इज गैस्पिंग, ये आपको याद रखना है, बेबी इज गैस्पिंग। जैसे हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया, एस्फाइक्सिया, या फिर अगोनल रेस्पिरेशन। अगोनल रेस्पिरेशन याद रखना है। अब अगोनल रेस्पिरेशन हम किसको कहते हैं? गैस्पिंग को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? गैस्पिंग को कहते हैं, ठीक है। तो और आपको याद रखना है, कहने का मतलब मैं सिंपल भाषा में कहूँ आपको तो इनइफेक्टिव रेस्पिरेशन, इनइफेक्टिव रेस्पिरेशन, ठीक है। इनइफेक्टिव रेस्पिरेशन के साथ साथ अगर आपको एपनिया भी दिख रहा है, तो ये कंडीशंस जो हैं, हाइपोक्सिया हुई, एस्पाइक्सिया हुई, अगोनल रेस्पिरेशन जिसको गैस्पिंग कहते हैं, इसका मतलब है कि इनसफिशिएंट O2 जो है वो गेटिंग, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो या फिर आप इसको बोल सकते हो एयर हंगर, जिसको कंडीशन बताए। कहने का मतलब ये हो गया है, अगोनल रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि प्रॉपर ऑक्सीजन जितनी हमें चाहिए एयर में वो हमें मिल नहीं रही है, ठीक है। उसकी वजह से बेबी क्या करेगा, गैस्पिंग करेगा एयर की, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें एपनिया या फिर इनइफेक्टिव रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि बिफोर PPV क्या करना चाहिए। सवाल ये है कि बिफोर PPV अगर आपको बच्चे को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है तो आपको क्या करना है, तो बिफोर PPV हमें क्या करना होता है, बिफोर PPV हमें क्या करना होता है, क्लियरली सक्शन द माउथ एंड नोज, ये आपको याद रखना है। PPV करने से पहले हमेशा माउथ और नोज का जो सक्शन है वो क्लियरली हो जाना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और PPV की मदद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन यूज करेंगे, जिसको हम एम्बू बैग बोलते हैं। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, क्लियर है? क्लियर, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में ऑल द अबव भी दिया हुआ है, तो आप गलती ना करें। ऐसा ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही आया हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशंस देने के लिए इंडिकेशंस आपके सामने रख दिए हैं मैंने। एस्पाइक्सिया हो, इनएफेक्टिव रेस्पिरेशन हो, एपनिया हो, अगोनल रेस्पिरेशन भी आपके ऑप्शन में आता है तो भी राइट है। अगोनल रेस्पिरेशन को ही गैस्पिंग ऑफ एयर कहते हैं, ठीक है।
तो इस केस में आपको याद रखना है सी यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आज के सेशंस का आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्वेशनल केयर ऑफ न्यू बॉर्न इंक्लूड, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब सवाल ये पूछा गया है कि न्यूबॉर्न के लिए ऑब्जर्वेशनल केयर कौन कौन सी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रोवाइड वार्म, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग, मॉनिटर न्यूबॉर्न, या ऑल द अबव, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशनल केयर आपसे पूछी गई है जो कि एक न्यूबॉर्न की होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यूबॉर्न के लिए आप सभी को पता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स या पैटर्न देखते हैं। और ये हम किस तरह से देख पाएंगे, जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ तो उसकी क्राइंग्स, ठीक है। अब देखिए क्राइंग हो गई। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल केयर में क्या क्या चीजें हैं, जैसे आपको दिया गया प्रोवाइड वार्मनेस, ठीक है। तो ये किससे बताता है, तो ये बताता है हमें प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, इसलिए हमें क्या करना होता है, उसको वार्मनेस देना होता है या वार्मनेस में रखना होता है, जिसमें आप रेडिएंट वार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करें इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग की, तो अगर मान लीजिए नॉर्मल लेबर हुआ है, तो ब्रेस्ट फीड आप एज सून एज आप स्टार्ट कर देंगे। मान के चलिए LSCS हुआ है तो आपको लगभग 4 आवर्स टाइम आपको क्या करना है फिर आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ब्रेस्ट फीड की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रेस्ट फीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मॉनिटर न्यूबॉर्न, अब मॉनिटर न्यूबॉर्न अपन यहाँ पे क्यों रखेंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने के लिए, इसके अलावा अबगार स्कोर, ये सारे क्या है ऑब्जर्वेशनल केयर में आते हैं। अबगार स्कोर अपन कब करते हैं, 1 मिनट पे भी करते हैं और 5 मिनट में भी करते हैं, ठीक है। रिलायबल कौन सा है, जो 5 मिनट का है, ठीक है। 5 इसमें कंटेंट है वो हमें देखना होते हैं, जिससे हम फिजिकल वेलबींग कंडीशंस जो है वो बच्चे की देख सकते हैं, जिससे उसके कलर से, उसके रिफ्लेक्स से, उसकी एक्टिविटी से, उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट से, उसके पल्स रेट से, ठीक है। ये कंडीशन। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आपको क्या दिखेगा, जैसे नेजल फ्लेयरिंग दिखने वाली है, ठीक है, नेजल फ्लेयरिंग, ठीक है, जो कि इनिशियल सिम्टम्स होता है। याद रखना है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे और आपसे पूछे इसका इनिशियल सिम्टम्स क्या दिखाई देगा, ठीक है, इनिशियल साइन या सिम्टम्स क्या दिखाई देने वाला है, तो नेजल फ्लेयरिंग दिखेगी, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे लेट, तो लेट में आपको याद रखना है साइनोसिस, लेट में आपको क्या याद रखना है, साइनोसिस। इसके अलावा आपको ग्रंट साउंड यहाँ पे सुनाई दे सकता है, ग्रंट साउंड, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये ऑब्जर्वेशनल आपके केयर में आते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल केयर में आपके आने वाले हैं। तो ये सब चीजें हम क्या है देखते हैं, बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, हेड टू टोए करते हैं, ठीक है, हेड टू टोए करते हैं, रिफ्लेक्सेस देखते हैं, अम्बिलिकल कोड कटिंग करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें जहाँ हैं ये ऑब्जर्वेशनल केयर में जो है वो इंक्लूड होती है, ठीक है। मॉनिटर न्यूबॉर्न में ये सब चीजें जो हैं वो आपकी इंक्लूड होने वाली है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का रहेगा वो रहेगा डी, क्या रहने वाला है, डी, ऑल द अबोव, यानी ऑल जो प्रोसेस है वो हम फॉलो करते हुए चलेंगे ऑब्जर्वेशनल केयर के दौरान, इसकी न्यूबॉर्न, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने काफ़ी कुछ क्वेश्चन सीखा होंगे। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि क्लास की लेंथ को बढ़ा सकूँ, अभी थोड़ी सी समय और थोड़ी सी कुछ इश्यूज की वजह से समय जो है वो मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इतने से समय में भी आपके जितने क्वेश्चंस मुझसे हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो मैं करने के पूरे एफर्ट्स करता हूँ, ठीक है। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हों, वीडियो को वॉच करें। अगर कोई कमी आपको लगती है किसी क्वेश्चंस में, कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप करते नहीं हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन आप करिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितना आप किसी के साथ डिस्कस कर पाएंगे स्टडी का, देखिए सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। और एज ए मेंटोर मैं आपको यही सलाह करूंगा कि जितना आप पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आप जितना डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ डिस्कस की भी चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं कंपेरिजन टू हम रट्टा मार के अगर गए तो। रट्टा मारने वाला प्रोसीजर तो देखिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा फॉलो, क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं वहाँ रट्टा नहीं चलता है, किसी भी फील्ड में नहीं, साइंस मेडिकल साइंस में तो बिल्कुल नहीं। तो
क्लास में यूं ही बने रहिए और आपके सपोर्ट के लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूं आप सभी को। और क्लासेज अगर आपको अच्छी लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए अगर नहीं किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन 17 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर जय हिंद, जय भारत।